हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसी स्ट्रैटेजी के साथ, चूँकि पेपर बहुत नज़दीक है हमारे, तो एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं और उसी रेगुलरिटी को बनाते हुए आज हम आपके सामने एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं। मैग्नेट के बारे में कक्षा 12th की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। 3 टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं। पहला था वायो-सैवर्ट का नियम और उसी में ऑस्टेड का प्रयोग भी था। दूसरा टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था जिसका काफ़ी बार आपके साथ बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है। तीसरा जो टॉपिक था कल, वो हमने डिस्कस किया था वृत्ताकार लूप के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, कैरी ऑन करते हुए एक विशेष टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। इस डेरिवेशन में काफ़ी बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि डेरिवेशन कैसे होता है, क्या होता है। मैंने फिर भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जब भी कोई भी आपके पास डेरिवेशन सामने आता है, कोई भी क्वेश्चन जब आपको फिजिक्स में सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक रूपरेखा होनी चाहिए कि हमें इसको कैसे ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले हमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और उससे जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही होती है उसको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमें कहाँ पहुँचना है उसके बारे में अपने दिमाग में चलाते जाते हैं और वर्क प्रोसेस करते जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें हमें क्या दिया है। हमें दिया है बेटा ऋजु रेखीय धारावाही चालक है। कल भी बताया था मैंने कि जब भी धारावाही चालक की बात होती है बेटा, तो हमें ये याद रखना होता है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है, एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही होती है, उसे हम लोग धारावाही चालक कहते हैं। अब इसको ऋजु रेखीय बोला गया है, तो इसका मतलब है जो तार है वो सीधा लंबा है। कैसा है बेटा, एक सीधा लंबा ऋजु रेखीय तार है, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अब कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा वहाँ पर कि कितने एंगल पे हमें फाइंड करना है। चूंकि वायो-सैवर्ट का नियम लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पता होगा कि कैसा क्या सीन है। तो पहले डायग्राम को समझते हैं बहुत अच्छे से, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं आपके सामने। एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक हो गया। पहले हम परिमित लंबाई के लिए काम कर रहे हैं, तो एक धारावाही चालक हमने सीधा ले लिया अपने पास। ये लीजिए, हमने कोई धारावाही चालक ले लिया जिसका नाम रख दे रहे हैं हम बेटा ए बी एक क्या है अपने पास, धारावाही चालक है। ठीक है, हाँ। अब इस धारावाही चालक से एक इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, बीच का पॉइंट। इस मिड पॉइंट से किसी दूरी ए पर, इस मिड पॉइंट से किसी दूरी ए पर कोई बिंदु P है। क्या है बेटा, कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। इससे हमने कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, इससे हमने कितनी दूरी पर, ए दूरी पर एक पॉइंट लिया है P, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। फिर से सुनेंगे बेटा, एक धारावाही चालक लिया ए बी, उसके मिड पॉइंट, उसका जो बीच का बिंदु है, वहां से हमने क्या किया, स्मॉल ए दूरी पर एक पॉइंट लिया है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि धारावाही चालक है, तो निश्चित है इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, करंट फ्लो हो रही होगी आई। मान लीजिए एक धारावाही चालक अपने पास ए बी है, जिसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। इसका एक मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम ओ ले रहे हैं। इसका मध्य बिंदु है ओ से राइट साइड एक बिंदु P है, कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अब हमें चूंकि वायो-सैवर्ट का नियम लगाना है, तो वायो-सैवर्ट का नियम जो है उन्होंने हमें बताया था कि धारावाही चालक अगर अपने पास होता है या कोई भी धारा जहां पर बह रही होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उसके कारण हम लोग पहले एक DL लंबाई ले लेंगे इसकी। तो आपने जो चालक तार लिया है ऋजु रेखीय AB, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी लंबाई ले लेंगे DL। तो वो लंबाई लेने के लिए हमने मान लिया यहाँ पर अपने पास एक कोई DL लंबाई हो गई। ये लीजिए, हमारे पास कोई एक DL लंबाई हो गई। इतनी जो लंबाई है इसकी मान क्या लिख ले रहे हैं हम बेटा, DL ले रहे हैं। चलिए, तो ये जो लंबाई है वो हमने DL ले ली, तो DL ले ली। अब DL लंबाई के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है हमें, तो हमने क्या किया बेटा, इसको यहाँ से मिला दिया। जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उससे हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हमने इसको भी मिला दिया, ये। ठीक है,
ये हमने दोनों मिला दिए। अब चूंकि जो ये DL है ये बहुत छोटा है, कैसा है बेटा, बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा होगा तो एंगल यहाँ पे जो बन रहा होगा वो बहुत छोटा बन रहा होगा, तो इसको हम लोग ले लिया D फाई है। कितना है बेटा, D फाई है। और इसके साथ जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो हम मान ले रहे हैं कितना है बेटा, फाई है। ये एंगल चूँकि DL लंबाई बहुत छोटी होती है तो D फाई मान लिया, और ये एंगल जो है वो कितना है, D फाई है। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो हम लेके चल रहे हैं, कितनी है, R है बेटा। ये जो दूरी है यहाँ से पूरी ये कितनी है, R दूरी ये अपने पास है। ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है। अब उसके साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास जो आपका धारावाही चालक आपने लिया है उसमें जो आपने क्षेत्रफल जो आपने लंबाई ली है छोटी सी DL, उसका हम कुछ नाम ले ले रहे हैं। उसका नाम मान ले रहे हैं हमारे पास, यहाँ P लिख ले रहे हैं और यहाँ क्या लिख ले रहे हैं बेटा, Q लिख ले रहे हैं, ठीक है, PQ है। अब Q से हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, अभिलंब खींच ले रहे हैं, ये लीजिए। तो एक अभिलंब खींच लिया हमने, तो QR यहाँ पे एक अभिलंब हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसके बाद ये वाला जो एंगल है वो हम मान ले रहे कितना है बेटा, थीटा है। जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है। चलिए इसके साथ हमने क्या किया, अब बेटा ये जो अपने पास धारावाही चालक था उसका जो लास्ट पॉइंट था उसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। और जो आपका इनिशियल पॉइंट था इसको भी हमने यहाँ से मिला दिया, ये दोनों मिला दिए। तो ये डायग्राम तैयार हो गया। और जो आपकी मिड लाइन थी, ये वाली जो मिड लाइन थी, ये वाला यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, और ये वाला जो इतना एंगल बन रहा है इस एंगल को नाम ले रहे हैं बेटा φ1। क्या कह रहे हैं, φ1। और ये वाला जो एंगल है वो φ2 हो गया। ये जो एंगल है इतना वो φ1 ले रहे हैं, और ऊपर वाला जो एंगल है वो φ2 ले रहे हैं। इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। ये आपने अपना डायग्राम तैयार कर लिया है। इसको आप फिर से देख लेंगे एक बार बहुत अच्छे से। इसमें हमने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया बेटा जिसका नाम है AB, एक धारावाही चालक लिया जिसका नाम AB है, एक धारावाही चालक लिया जिसका नाम क्या है बेटा, AB है। उसमें धारा कितनी बह रही है, I धारा बह रही है। धारावाही चालक AB का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल a दूरी पर क्या निकालना है, स्मॉल a दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। फिर हमने धारावाही चालक पर एक छोटा सा अवयव लिया, लंबाई का कितना, DL लंबाई का PQ के कारण हमने PQ से इसको मिलाया P बिंदु को, तो ये जो दूरी है वो R है, और यहाँ से यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ठीक है। और जो आपका लास्ट पॉइंट था उससे भी हमने P को मिला दिया, और जो इनिशियल पॉइंट था उससे भी हमने P को मिला दिया। तो जो एंगल बन रहा है ये φ1 है, ये φ1 एंगल है, और ये कितना है, φ2 एंगल है। ये φ1 है और ये कितना है बेटा, φ2 एंगल है। इतना वर्क कर लिया। अब चूंकि ये DL है वो बहुत छोटा है तो इसके लिए जो एंगल है वो D फाई ले लिया, और ये जो बीच में एंगल बन रहा था वो हमने R ले लिया, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, छोटा सा त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। त्रिकोणमिति का यूज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि जो आपने DL लिया है उससे कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, R दूरी पर। चुंबकीय क्षेत्र कितनी दूरी पर फाइंड करना है, R दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो कितना निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। DL के कारण DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो वही लगाएंगे, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R²। DL ये हो गया, एंगल थीटा बन रहा है, अपॉन R², जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की तो R² हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ त्रिकोणमिति का यूज कर रहे हैं, वो त्रिकोणमिति हम यहाँ पे देखेंगे। त्रिकोणमिति क्या लगा रहे हैं बेटा, एक त्रिभुज लगा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, त्रिभुज लगा रहे हैं क्या, PQR या QPR में एक त्रिभुज है अपने पास, QPR में एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार साइन थीटा लगा रहे हैं बेटा। क्या लगा रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा होती है, थीटा ये बना है, थीटा के सामने क्या है, लंब QR, थीटा के सामने ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब का मान कितना है बेटा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू है बेटा अपने पास QR। क्या है, QR, और कर्ण क्या है, 90 के सामने, तो 90 के सामने क्या है, PQ हो गया। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू QR का QR,
और पी क्यू की वैल्यू रख लेंगे कितनी, DL। एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्यू आर बराबर निकल के आएगा DL sin थीटा। क्या निकल के आएगा बेटा, DL sin थीटा। ठीक है, ये अपने पास निकल के आ गई वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम एक त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से एक त्रिभुज लेंगे। वो त्रिभुज क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो त्रिभुज है अपने पास, जो वापसी बचा है ये वाला, इस वाले का मान यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, इस वाले के लिए करेंगे। तो एक त्रिभुज फिर से हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज नाम ले रहे हैं बेटा क्या, QPR। कौन सा त्रिभुज, QPR। फिर से देखेंगे QPR। तो त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये जो त्रिभुज है वो हम यूज कर रहे हैं। तो फिर से देखेंगे बेटा, ये इसमें भी लगा रहे हैं बेटा साइन थीटा। क्या लगा रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, बिल्कुल होता है। तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। अब चूंकि हमें ये पता है बेटा कि जब एंगल ये डी फाई कैसा है, बहुत छोटा है, तब एंगल छोटा होता है। चूंकि जो आपका डी फाई, यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखना है, डी फाई लिखना है, डी फाई। चूंकि एंगल बहुत कैसा है, छोटा है। चूंकि डी फाई बहुत कैसा है, छोटा है। डी फाई बहुत छोटा है। जब डी फाई बहुत छोटा होगा तो साइन डी फाई की वैल्यू जो होगी, साइन डी फाई की जो वैल्यू होगी वो लगभग बराबर होगी किसके, डी फाई के। तो डी फाई बराबर आएगा वो सीधा हम लिख ले रहे हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, तो डी फाई इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, फिर से एंगल के सामने होता है तो एंगल के सामने क्या हो गया, क्यू आर। तो इसकी वैल्यू अपने पास हो गई क्यू आर। ठीक है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, 90 के सामने, यानी क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यूपी। क्यूपी एक बार अगर जिसको नहीं आता है बेटा ध्यान से सुनेंगे, समकोण त्रिभुज जब भी लगाते हैं तो 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण देते हैं, और थीटा की भुजा जो होती है उसके सामने उसको हम लोग लंब दाम देते हैं, और जो तीसरी बचती है वो आधार। 90 के सामने हमेशा कर्ण, थीटा के सामने हमेशा लंब, और जो तीसरी बचेगी वो आधार है। ठीक है, ऐसे ये थीटा बना था तो इसके सामने ये लंब हो गई क्यू आर, 90 बनाता है तो इसके सामने ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। चलिए इसमें और वैल्यू रखते हैं। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी हाँ क्यू आर, और ये क्यू पी है, ये क्या है बेटा, क्यू पी। क्यू पी, तो क्यू पी की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो जरा, ये आपका बन जाएगा डी फाई इज इक्वल टू, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी फाई इंटू आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ क्या शिफ्टिंग करनी है, ध्यान से देखेंगे। ये समीकरण हम लोग ले रहे हैं बेटा कितना, ये समीकरण है अपने पास सेकंड, और ये समीकरण है अपने पास थर्ड। ये समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड। पहले हम क्या कर रहे हैं, समीकरण सेकंड का यूज कर रहे हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से जब समीकरण सेकंड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। समीकरण सेकंड का जब यहाँ यूज करेंगे अपन, तो देखना ध्यान से, समीकरण सेकंड से तो dv इज इक्वल टू, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो का म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का 4 पाई, i का i, dl i का i रहेगा, और dl साइन थीटा बराबर, dl साइन थीटा बराबर क्यू आर रख रहे हैं। यहाँ क्या रख रहे हैं बेटा, क्यू आर। तो ये हो गया क्यू आर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा बेटा। अब जो क्यू आर की वैल्यू है ये वाली, चूंकि यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि यहाँ लिख देंगे जो dl साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकाली थी अपन ने, क्यू आर के बराबर निकाली थी। अब चूंकि क्यू आर की जो मान है, क्यू आर का जो मान है वो हमने क्या निकाला है, डी फाई इंटू आर निकाला है। क्या निकाला है, डी फाई इंटू आर निकाला है। तो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे क्या शिफ्ट कर देंगे अपन, समीकरण सेकंड से, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, थर्ड से क्या शिफ्ट कर लेंगे, देखो dv इज इक्वल टू, dv इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी, क्यू आर की जगह पे क्या लिख लेंगे बेटा, आर इंटू डी फाई, या डी फाई इंटू आर एक ही बात है, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो dv इज इक्वल टू बचेगा अपने पास म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, आर डी फाई अपॉन आर। ये अपने पास एक इक्वेशन फिर से बन गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, चूंकि जो आर है इसको हम गायब करेंगे और पूरे के कारण फिर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग और वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब एक त्रिभुज और ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखना ध्यान से आप, एक त्रिभुज का और यूज कर रहे हैं। त्रिभुज का नाम है अपने पास, त्रिभुज का नाम अपने पास है जिसका नाम है QPO में, त्रिभुज ले रहे हैं क्या, QPO में।
QPO में देखेंगे बेटा, ये फाई बना है तो फाई के सामने क्या होगा, ये आपका फाई के सामने क्या होगा, ये फाई के सामने हमेशा मतलब कोण के सामने हमेशा लंब होता है। 90 ये बना है तो 90 के सामने एक कर्ण हो गया और ये तीसरा बचा है तो आधार हो गया। तो आधार और कर्ण है तो आधार और कर्ण आता है बेटा कॉस में, तो कॉस फाई लगाएंगे। कॉस फाई बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है बेटा, ये रहा OP, तो आधार का मान हो गया OP। कर्ण की वैल्यू क्या है 90 के सामने, तो ये रहा QP। क्या हो गया, QP। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, OP की वैल्यू क्या है, A है तो A हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, R है तो R हो गया। तो कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है A अपॉन R, या यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन कॉस फाई। क्या आ जाएगी, A अपॉन कॉस फाई। जी आगे स्मॉल r की वैल्यू। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है, तो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या r की वैल्यू आ गई अपने पास A अपॉन कॉस फाई। ये समीकरण नंबर 4 ले रहे हैं। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्मॉल r की जगह पे किसका, कॉस A अपॉन कॉस फाई का, चूँकि स्मॉल r बराबर क्या है, स्मॉल r बराबर है A अपॉन कॉस फाई। क्या है, A अपॉन कॉस फाई। यहाँ पुट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखेंगे। क्या इसके नीचे अपन को दिख जाएगा, चलो यहीं पे लिख ले रहे हैं। जो डी फाई है, सॉरी dv इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, dv इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन स्मॉल r की जगह पे क्या रखेंगे, A अपॉन कॉस फाई। क्या रखेंगे, A अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई आई, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस फाई डी फाई अपॉन A, इतना बचेगा। बचेगा बेटा, ये वैल्यू अपने पास बचने वाली है। चलिए, अब जो लास्ट प्रोसेस रह गई है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो लास्ट प्रोसेस रह गई वो क्या है, हमने dv के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर लिया तो ये आ गया। हमने dv जो हमारे पास था तो dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना था वो हमने निकाल लिया। dv इज इक्वल टू आ गया μ0 आई कॉस फाई डी फाई अपॉन A। अब इतने के कारण तो निकालना नहीं है, पूरी AB के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरे एंगल की बात करेंगे। तो पूरा एंगल कितना बन रहा है, φ1 से लेके φ2 तो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहा है। φ1 से लेके कहाँ तक एंगल बन रहे हैं, φ2 तो एंगल बन रहे हैं। चूँकि इसलिए संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का, कहाँ से, φ1 से φ2 तक। चूंकि φ1 OP से नीचे है, OP से नीचे है, इसलिए φ1 को ऋणात्मक ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली नेगेटिव में होगी, ये पॉजिटिव में होगी, तो ये φ2 होगा पॉजिटिव आपका और ये φ1 कैसा होगा, नेगेटिव। तो φ1 को नेगेटिव तथा φ2 को धनात्मक लेने पर तथा समाकलन करने पर करते हैं समाकलन। जब आप dB का समाकलन करेंगे तो b बराबर हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 से लेके कहाँ तक, φ2 तक। किसका करना है, dV का करना है। वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ φ1 माइनस φ2, और ये वैल्यू शिफ्ट करेंगे यहाँ पे कितनी, μ0 dV की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन A। जो वैल्यू कांस्टेंट है इनको बाहर कर लेंगे तो b इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, μ0 अपॉन 4 पाई आई बाई A, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, -φ1 से φ2 तक, और किसका, कॉस फाई
डी फाई का। अब जो कॉस फाई की वैल्यू होती है बेटा इंटीग्रेशन के हिसाब से वो क्या निकल के आती है अपने पास, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन फाई होता है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन फाई हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए। इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या होता है साइन फाई, और इंटीग्रेशन कहाँ से -φ1 से φ2 तक करेंगे। ठीक है, चलिए लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, φ1 v इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई ए। पहले अपर लिमिट रखेंगे फाई के जगह पे तो ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस साइन, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट तो माइनस का साइन φ1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपना। तो ये फाइनली जो अपना आंसर निकल के आएगा वो आएगा देखो ध्यान से, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट साइन φ2 प्लस साइन φ1। जे अपने पास इंटीग्रेशन निकल के आ गया क्या, बी का। तो यही क्या है, धारावाही चालक के कारण भी तो आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यही क्या है अपना, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया है। आशा विश्वास है ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार पूरा माइंड मेकअप फिर से बनाते हैं। एक धारावाही चालक लेते हैं, धारावाही चालक में धारा करंट फ्लो कराते हैं आई, मिड पॉइंट से ए दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है जहाँ पर। उसमें एक छोटा सा आप लंबाई लेंगे डीएल के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे पी पर, तो डीएल के कारण दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो छोटा वाला डीएल है वो डी फाई कोण बना रहा है और ये वाला जो एंगल है वो फाई कोण बना रहा है। और दोनों जो पॉइंट है आपके धारावाही चालक के उसको भी पी से मिलाएंगे तो ये φ2 एंगल बन रहा है और नीचे वाला कितना बन रहा है, φ1 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो डीएल के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे वायो-सावर्ट के नियम से तो डीवी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसमें त्रिकोणमिति का वो यूज करेंगे छोटा वाला, पहले इसमें यूज करेंगे त्रिकोणमिति, फिर इस वाले एंगल में यूज करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो जो आपका आइडियल साइन थीटा था उसकी जगह पे क्यू आर आ गया, क्यू आर की जगह पे हमने शिफ्ट किया डी आर। अब जो आर था उसको गायब करना था चूंकि, तो आर की वैल्यू हमने इस वाले एंगल से निकाल ली। जैसे ही एंगल से निकाल लेंगे आप तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों एंगल का यूज करेंगे, किसका, φ1 का और φ2 का। चूंकि φ1 जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में नीचे इसलिए निगेटिव लेंगे और ये φ2 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लेंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही है, इसको रेगुलर वे पे आप देखते रहें तो आगे चल के आपको बहुत सारी सुविधा नहीं होगी, आपको बहुत सारी असुविधा नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को निरंतर देखते रहें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। छोटे बच्चों से प्यार करें, बड़े लोगों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित करें, लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।